हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का ये टॉपिक है जो यूनिट 3 में आएगा। एंड इसका मेन जो आपका सिलेबस है वो है नेचुरल फेनोमेनन। नेचुरल फेनोमेनन में जो हमें पढ़नी है उसमें लाइट है जो आपको पढ़ना है। लाइट से रिलेटेड जो भी डिस्कस करेंगे ये वीडियो 1 है, स्लाइड 1 वीडियो 1 बोलेंगे। और इसमें क्लास 10th ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्कस करनी है सिलेबस को। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उसमें उसको ध्यान में रखते हुए डिस्कस किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सबसे पहले हमें लाइट को समझना है कि लाइट क्या है। लाइट आपके क्लास 8 में भी आपने कुछ बेसिक्स लाइट के बारे में पढ़ा होगा और 10th में हमारा ये टॉपिक है लाइट जो है। अगर हम एक एक पॉइंट को लिखें तो लाइट जो है एक तरह से सबसे पहले हम इसको बोलेंगे कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एनर्जी का एक फॉर्म है। तो एनर्जी का एक फॉर्म है तो क्या इसको क्या बोलेंगे, लाइट को क्या हम वे बोल देंगे या पार्टिकल बोलेंगे? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए और जिनके बीच जो है महासंग्राम युद्ध हुआ और उस युद्ध में सब अपने अपने गाथा गा रहे थे जो मेरी बात सही होगी, मेरी बात सही होगी। कभी न्यूटन बाबा बोलते थे, कभी आइंस्टीन बोलते थे, कभी हाइजेन बोलते थे, कभी जो है आपको यंग्स बोलते थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। बहुत कहानी हुई, बहुत तामझाम हुआ, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। फाइनली निकल के आया कि लाइट जो है ये वेव भी है और पार्टिकल भी है। लाइट में डुअल नेचर होगा। लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है इस सिलेबस में, उसमें हम लोग इसको बोल देंगे दिस इज डुअल कैरेक्टर। डुअल कैरेक्टर, तो डुअल कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे आ जाएगा कि लाइट जो है आपका वो पार्टिकल भी है और लाइट जो है हमारा वो वेव भी है। लाइट दोनों होगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल, दोनों फॉर्म को ये डिनोट करेगा। अब लाइट कौन सा फेनोमेनन परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टिकल है या ये वेव है। तो लाइट के ऐसे कितने फेनोमेनन हैं नेचुरल लेवल पे जो आप जान रहे हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल बिहेवियर होगा। तो जैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो कोई बॉल है और उस बॉल को आप वॉल पे मारिए, मतलब हिट करना जिसको बोलेंगे। तो जैसे ही बॉल को आप वॉल पे हिट करोगे, बॉल जो है वॉल से हिट होकर के, मतलब हिट होने के बाद फिर बैक साइड वापस आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल पार्टिकल बिहेवियर। मतलब जो बॉल है वो पार्टिकल नेचर का हुआ और जैसे ही वॉल पे हिट होगा एक मोमेंटम इम्पार्ट होगा, एक फोर्स इम्पार्ट होगा वॉल पे, और उसके कारण से वॉल भी बॉल पे एक फोर्स लगा देगा और जिसके कारण से बॉल जो है फिर से वापस आ जाएगी। तो इस तरह का जो बिहेवियर होगा ये पार्टिकल बिहेवियर इसको बोलते हैं। और लाइट इस तरह का बिहेवियर शो करता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि लाइट जैसे ही एक सरफेस पे लाइट फॉल होगी, तो जब लाइट फॉल हो रही है तो लाइट वहां पे एक मोमेंटम इंपार्ट कर रही है सरफेस पे, जिस सरफेस से वो इनकाउंटर्ड होने जा रही है। और जैसे ही वो सरफेस पे लाइट, अगर वो सरफेस अगर हमारा ऐसा हो कि लाइट उस होकर के अंदर नहीं जा सकता है, यानी लाइट ना तो ट्रांसमिट होगा अंदर जा करके, ना ही रिफ्रैक्ट हो रहा है वहाँ पे, ना तो रिफ्रैक्शन हो रही है उस मीडियम में, तो फिर लाइट क्या होगा, उस मीडियम पे जैसे ही हिट होगा सरफेस पे उसके बाद उसी मीडियम में वापस हो जाएगा, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोल देंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल पार्टिकल नेचर। ये जो आपका पार्टिकल नेचर बिहेवियर आएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन की बात हम कर रहे हैं, यस रिफ्लेक्शन की हम बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब ही होगा पार्टिकल बिहेवियर होगा। लाइट ऐसे अगर आप देखोगे, सर लाइट तो हमें दिखती है, सन से जो लाइट आती है उसमें पार्टिकल जैसा कुछ दिखता ही नहीं है, वो तो एकदम लाइट है, एकदम लाइट, उसको नाम ही दिया गया है लाइट। लाइट का मतलब क्या है, हल्का। लेकिन उस हल्के के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट को लाइट बोलते हैं क्या? नहीं, उस हल्के के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलते। लाइट को बोला गया है यहाँ पे लाइट, बट इसमें दोनों बिहेवियर है। एक बिहेवियर हमारा पार्टिकल वाला भी है और एक बिहेवियर वेव वाला भी है। वेव बिहेवियर कैसे समझेंगे? वेव बिहेवियर, वेव का मतलब होता है आपको, जो वेव होगा एक डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। कहाँ पे? मीडियम में। जैसे हम साउंड बोल रहे हैं तो साउंड जो है एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है मीडियम में, और मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उस पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और वो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जा रहा है। इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है क्या? नहीं होता है। तो अगर वेव की बात हम करेंगे तो वेव इज काइंड ऑफ डिस्टरबेंस थ्रू विच
इनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है बिना मैटर को ट्रांसफर किए हुए। मैटर का ट्रांसफर क्या होता है? मैटर का ट्रांसफर ऐसे समझें कि जैसे वाटर, आप मूवमेंट देखते हो, वाटर जो एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, तो वाटर जब एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं, तो वो मैटर का ट्रांसफर हुआ। गैस मॉलिक्यूल अगर एक जगह से दूसरे जगह गैस जाएगी तो गैस का मॉलिक्यूल मूवमेंट होगा वहाँ पे। लेकिन जब एनर्जी का ऐसा ट्रांसफर हो जाए जिसमें कि एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करके कर रहा है, वहाँ पे मैटर का मूवमेंट नहीं होगा, दैट वी कॉल वेव। तो यानी कि लाइट में उस तरह का बिहेवियर है जो वो वेव नेचर को परफॉर्म करेगा। बट वेव में भी बहुत सारे वेव होते हैं। एक वेव ऐसे होते हैं जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन एक वेव ऐसा वेव होगा जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसे वेव जिसको मीडियम चाहिए उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, जैसे साउंड वेव हो गया, प्रेशर वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसी को हम लोग बोलेंगे। तो बिना मीडियम के वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती है, यानी उसको मीडियम चाहिए, दैट वी कॉल मैकेनिकल वेव। लेकिन जो वेव बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है उसको नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे, और उसमें लाइट हमारा आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, इट इज नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, इसमें इसको हम लोग कौन सा वेव बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप डिटेल एनालिसिस क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये होगा कि इस केस में जो लाइट ट्रेवल कर रही होगी, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए कि मान लेते हैं कि ये तीन डायरेक्शन हमने मान लिया है। इसमें आपका ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड मान लिए, तो इधर की तरफ लाइट का वेलोसिटी हो जाएगा, यानी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक लॉ है, वो मैं बता दूंगा, उसके बेसिस पे आप इसको समझ सकते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम उस कैटेगरी में, जैसे नॉन मैकेनिकल में एक कैटेगरी है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट ये जो होगा, वो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा उसका स्पीड जो होगा वो इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट को अगर हम समझें तो एक हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक टाइप से इसको पार्टिकल बिहेवियर बोलेंगे, एक टाइप से वेव नेचर भी लाइट एक्वायर किए हुए है। तो दैट मीन्स कि लाइट को अगर हम वेव नेचर बोलते हैं तो इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? कुछ एग्जाम्पल जिसको आप वेव नेचर में कंसीडर कर सकते हो, तो इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता है ये आपको, जो वेव नेचर में ही हो सकता है। ये इंटरफेरेंस लाइट को वेव के तहत जो सबसे पहले प्रूफ किया गया था वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लास 12 का एक टॉपिक है जो एक्सपेरिमेंट है मेनली, और लाइट में एक एक्सपेरिमेंट यंग्स ने किया था जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और उसके बेसिस पे एक सोर्स से लाइट निकलती है और दो जो है स्लिट होकर के लाइट निकल के इंटरफेयर करके एक स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज को, पैटर्न को बिल्डअप करती है, जिसको हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलेंगे। वो डार्क फ्रिंज भी बना सकती है और ब्राइट फ्रिंज भी बना सकती है, यानी मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा जब दो वेव मीट करके ब्राइट बनाएंगे। ब्राइट मतलब लाइट ज़्यादा और बढ़ जाएगा, जो इंटेंसिटी एक वेव का होगा और जो दूसरे का होगा उनकी इंटेंसिटी अगर मीटिंग के बाद बढ़ती है तो उसको ब्राइट फ्रिंज बोलेंगे और उसी को मैक्सिमा बोला जाएगा। और अगर दोनों इंटरफेरेंस के बाद उसकी इंटेंसिटी घटती है, डार्क फ्रिंज उसको बोलेंगे। ये सब चीज़ हम लोग 12 में पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस है। लेकिन अभी हम ये जान रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी होगा लाइट का, जहां इंटरफेयर करेगा दो लाइट मिल करके एक तीसरा इंटेंसिटी को बिल्ड करेगा, वो ज़्यादा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, उसमें नेचर में वेव नेचर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ये वेव नेचर है। तीसरा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन
पोलराइजेशन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो विजिबल लाइट है जिसको हम लोग आंखें देख सकती है उसमें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है जो लाइट का रेंज है। यानी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है ये आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का रेंज है। इसमें ये लाइट हम इस वेवलेंथ के रेंज को नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है इट इज 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर, यानी 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर के रेंज के वेवलेंथ को हमारी आंखें, ये विजिबल रेंज है जिसमें हमारी आंखें इसको डिस्टिंग्विश कर सकती है। आपकी आंखें जो लाइट का वेवलेंथ 400 और 700 के बियॉन्ड होगा, यानी इससे छोटा अगर हो जाए, इससे बड़ा अगर हो जाए, तो हमारी आंखें इस लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, देख नहीं सकती। दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन आई जो इसको देख सकती है लाइट को, विजिबल रेंज जो लाइट को हम बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि इसमें 400 और 700 नैनोमीटर में वेवलेंथ जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, वेव का। तो वेवलेंथ को भी डिफाइंड हम करेंगे इसमें। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अभी जो देखना था, आपको समझना था, वो लाइट के बारे में हमें समझना था। बेसिक जो हमें जाननी है अभी वो इतना ही कि लाइट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट को हम पार्टिकल वेव नेचर के तहत ट्रीट करेंगे। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, और अगर पार्टिकल नेचर में बोला जाएगा तो एक रिफ्लेक्शन है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर का है, और यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। और आइंस्टाइन ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले प्रपोज किया था कि लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बिल्ड कर सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है, और यही के बेसिस पे सोलर पैनल जितने भी आप देख रहे हैं काम कर रहा है। उसका मेन मोटिव, मेन जो मतलब कंसेप्ट है वो यही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पे हो रहा है, और उसके बेसिस पे उस चीज़ को, ऐसे मेटल प्लेट को यूज़ किया गया जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सनलाइट आती है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलरेट होगा, और उस चार्ज पार्टिकल के एक्सलेशन को अगर आप किसी पर्टिकुलर इस तरह के डिवाइस और सेटअप में यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे उस डिवाइस को हम सेटअप को चार्ज कर लें, तो हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा। उसको फिर यूज़ किया जाएगा जिस फॉर्म में एनर्जी हमें चाहिए, चाहे लाइट फॉर्म में चाहिए। लाइट में आ गया तो लाइट को मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ एनर्जी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज़ हियर। तो इसमें हम लोग पार्टिकल नेचर में दो नेचर ध्यान में रखेंगे, एक रिफ्लेक्शन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेव नेचर में ये रहेगा। आपके सिलेबस में रिफ्रैक्शन भी है, तो जब लाइट के रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करें, रिफ्रैक्शन जो है, जो हाइजीन है, हाइजीन ने वेव प्रॉपर्टी ऑफ नेचर को लाइट के बारे में बताया था। उसमें रिफ्रैक्शन को काफ़ी डिटेल में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है जो लाइट के बारे में वेव नेचर को शो करता है। लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन के एक पार्ट को देखेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जो लाइट का स्ट्रेट लाइन ट्रेवलिंग बिहेवियर है वो पार्टिकल बिहेवियर होता है। अगर कोई चीज़ एक लाइन में जा रहा है तो इट इज़ हैविंग पार्टिकल बिहेवियर। लेकिन अगर लाइट के हम वेव फैक्टर को बोलेंगे, जिसमें हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट डिफ्रैक्शन पार्ट है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेव नेचर ऑल्सो। तो डोंट गेट कंफ्यूज, जहाँ पे जो एग्जाम्पल्स रहेगा उसमें हमें आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि पार्टिकल है या वेव है। तो इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन हमें चाहिए और कर्व्ड सरफेस पे चाहिए। जो क्लास 10th के सिलेबस में रिफ्लेक्शन को पढ़ना है उसमें 3 तरह के सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ना है। जो यहाँ मेंशन किया गया है ये कर्व्ड सरफेस है, बट प्लेन सरफेस से भी आप रिफ्लेक्शन देख लीजिए कि प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन क्या होगा। मान लेते हैं ये एक सरफेस है, मैंने मान लिया प्लेन है, और इसका दूसरा पार्ट पॉलिश किया गया है, एंड दिस इज द नॉर्मल लाइन। नॉर्मल का मतलब है इस सरफेस पे जो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ऐसे लाइन को हम नॉर्मल लाइन बोल देंगे। ठीक है। अब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल लाइन हो गया। तो अगर ये आई होगा तो ये वाला एंगल जो होगा दिस इज 90 माइनस आई हो जाएगा।
ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे हमारा ये है, ये मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये जो नॉर्मल से एंगल बनाएगा दिस इज व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी नॉर्मल से हमेशा हम चेक करेंगे किसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस को या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नॉर्मल से चेक करेंगे। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो हमें कभी कभी इसमें पूछता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक प्लेन में होगा। जैसे अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लेते हैं सरफेस है, तो इंसिडेंट रे वर्टिकल प्लेन में है, नॉर्मल वर्टिकल प्लेन में है, और रिफ्लेक्टेड रे भी वर्टिकल प्लेन में ही होगा। यानी ऑल आर in the same plane, incident ray, reflected ray and normal, this is first law, and second law I जो होता है ये R के बराबर होगा। सो ये दो लॉ है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलेंगे। जब भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको डायग्राम भी बनाना जरूरी है, इंसिडेंट रे क्या होगा वो बताना जरूरी है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा वो बताना जरूरी है, नॉर्मल कहाँ होगा वो बताना जरूरी है, I क्या है, R क्या है, एंड देन यू डिफाइन, तब जाकर के आपको 2 में 2 आएगा। तो मार्क्स अगर चाहिए तो आपको प्रॉपर चीज़ों को लर्न करना होगा। अब आते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस जो हमें लर्न करना है क्लास 10th में, उसमें दो तरह के कर्व्ड सरफेस हो सकते हैं, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स। कैसे समझे कौन सा पार्ट होगा, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये एक सर्कुलर पार्ट स्ट्रक्चर है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से एक लाइन ये है, इसमें हमें, और एक लाइन ये है, लाइन जो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 लाइन मान लेते हैं। तो जो 2 से कट किया जाएगा इस पार्ट को, आप कर्व को यहाँ से इस पार्ट को रिमूव करके आप ऐसा इमेजिन करो, ये पार्ट हमने रिमूव किया है यहाँ पे 1 वाला, और इसमें सेंटर जो है हमारा इस सरफेस का जो स्फेरिकल शेप माना गया है वो C है, C इज इन द सेंटर, ठीक है। तो यानी इसका C जो हो गया यहाँ पे सेंटर हो गया। अब सेंटर से एक लाइन को हम क्रॉस करेंगे और इसको सीधा लेके जाएंगे, जो सेंटर से जो लाइन को क्रॉस कराएंगे, और जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें एक पार्ट कलर्ड होगा, एक रिफ्लेक्टिंग होगा। अगर आपका कलर्ड पार्ट बाहर हो गया और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो गया, अंदर वाला पार्ट कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग। अंदर रिफ्लेक्टिंग तो सेंटर भी अंदर में, यानी रिफ्लेक्टिंग और सेंटर अगर सेम साइड हो गया तो इस मिरर को हम लोग कनकेव मिरर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, इसको हम लोग कनकेव मिरर बोल देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा अंदर है, सेंटर भी अंदर है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर दोनों एक साइड अगर हो जाए तो दैट वी कॉल कनकेव मिरर। इसी मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर ये है। कन्वर्जिंग मिरर का काम क्या है कि लाइट जो भी आएगी, जो लाइट आ रही है इसको कन्वर्ज कर देगी। ये अगर सेंटर है मान लेंगे, यहाँ फोकस है, आगे हम डिस्कस करेंगे, तो इसको कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज का मतलब है कि जो भी लाइट आ रहा है उसको एक पॉइंट पे मीट करा देना, दैट वी कॉल कन्वर्ज। कन का मतलब टुगेदर, वर्ज का मतलब उधर से गुजरना। तो दैट मीन्स कि एक जगह से एक जगह सबको, लाइट को एक जगह से निकाल के लेके जाओ, वो जगह कौन सा होगा, वही फोकस बन के आगे जाएगा। यानी लाइट जब आएगी कनकेव मिरर पे तो वो सारा का सारा पॉइंट कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब जितना लाइट आया वो सब एक जगह से कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट से गुजरेगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कन्वर्जिंग, एंड इट इज कन्वर्जिंग थ्रू फोकस। तो अगर मिरर हमारा कनकेव है तो कन्वर्ज किधर से हो रहा है, फोकस से हो रहा है। फोकस से सारी लाइट एक बार गुजरेगी, जो भी लाइट हिट करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को वो फोकस से गुजरेगी। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर हो गया। इसमें आउटर पार्ट जो है वो कलर्ड कर दिया गया है, और जो इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग हो गया, और ये सेंटर हो गया हमारा। जहां पे ये सेंटर से जो लाइन गुजर रही है, कौन सी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट, और जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट को क्या बोल देंगे, पोल बोल देंगे। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन को गुजारेंगे उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन गुजरेगी उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। फोकस कहाँ डिफाइंड होगा, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो जो रे आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस को
क्रॉस करते हुए गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉइंट जिधर से वो गुजरेगी वो पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। एंड फोकल लेंथ अगर बात करेंगे तो पोल से लेके फोकस के बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो मिरर है ये तो हमारा ऐसा हो गया कि रिफ्लेक्शन होगा, कर्व्ड सरफेस कौन सा, ये कनकेव। अब हमें चाहिए कन्वेक्स, तो इसका सेंटर जिधर है उसके अंदर वाला पार्ट को कलर्ड कर दीजिए, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग बाहर हो गया, इसका रिफ्लेक्टिंग बाहर हो जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्टिंग बाहर है और सेंटर अंदर है। जब रिफ्लेक्टिंग और सेंटर अपोजिट साइड हो तो वो डाइवर्जिंग नेचर का मिरर बनेगा, यानी ये रिफ्लेक्टिंग, यानी ये जो बनेगा ये कन्वेक्स नेचर का बन जाएगा और ये डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो यहाँ पे जो भी लाइट आएगी उसको ये डाइवर्ज कर देगा। तो जो कनकेव मिरर का नेचर है और जो कन्वेक्स मिरर का नेचर है ये दोनों सीधा अपोजिट है। अपोजिट का मतलब इसका नेचर कन्वर्जिंग का है तो इसका डाइवर्जिंग का है, यानी रे आपको लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। इसमें क्या लग रहा था कि फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है, इसमें क्या लगेगा फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। यानी कि हमारा जो मिरर कन्वेक्स वाला मिरर होगा इसमें आपको लगेगा कि जो भी रे आएगी कहां से आएगी, ये बाहर से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अब इसके बाद यहां पे मान लेते हैं फोकस अगर है तो लगेगा आप एक फोकस से ये डाइवर्ज हो रही है, फोकस से ये डाइवर्ज हो रही है। तो दैट मीन्स कि फोकस से अगर डाइवर्ज हो रही है, ये लाइट आ तो रही थी इधर से, तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होगा, यानी ये रे अंदर नहीं जाएगा, यहीं से डाइवर्ज हो जाएगा और हमें लगेगा कि ये रे कहां से डाइवर्ज हो रही है, फोकस से। तो उसको बोल देंगे कन्वेक्स मिरर एंड इट इज हैविंग डाइवर्जिंग नेचर। तो जहां जहां हमें डाइवर्जिंग नेचर के एप्लीकेशन रियल लाइफ में आएंगे, जहां जहां वहां हम यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर को, और जहां जहां हमें कन्वर्जिंग नेचर ऑफ लाइट रियल लाइफ में एप्लीकेशन में करने हैं उस जगह इसको यूज करेंगे। तो आपको एक बार देखना होगा कि कितने इमेज फॉर्मेशन दोनों करेंगे और उसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, दैट वी विल डू। तो इस स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पे लाइट जब फॉल होगी तो वो कैसा नेचर का बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइड होगा तो वो कनकेव मिरर हो जाएगा, इट इज कन्वर्जिंग मिरर। और अगर दोनों अपोजिट साइड हो जाए, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या अपोजिट साइड हो जाए, सेंटर और रिफ्लेक्टिंग अपोजिट हो जाए तो वो कन्वेक्स मिरर होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था आपका, कर्व्ड सरफेस था, उसमें रिफ्लेक्शन कैसे यूज करना है। अब हमें ये करना होगा कि इसमें रे डायग्राम को लर्न करना होगा। लेट्स सी इट इज द नेक्स्ट स्लाइड। इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज जो है, कितने इमेज फॉर्मेशन है एक एक करके हम लोग देखते हैं। कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में पहला इमेज फॉर्मेशन है यू, जिस समय आपका कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे अगर है तो इमेज कहाँ हमारा बन जाएगा, इमेज बन जाएगा फोकस पे। और यू इन्फिनिटी पे है तो इसके डायग्राम को अगर हमें समझना हो तो दिस इज द डायग्राम। ये कनकेव मिरर हो गया, ये आपका जो है पोल पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ये फोकस हो गया, और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट इधर से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाएगी। तो दैट मीन्स कि फोकस से गुजर जाएगी तो यही लाइट जो होगा, ये मान लो एक लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजर जाएगी। तो दैट मीन्स कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से गुजर रहा है, फोकस से। तो इमेज हमारा वहीं पे बनेगा जहां दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं या अपीयर टू मीटिंग होगा। इमेज पॉइंट उसको बोलेंगे जहां रिफ्लेक्टेड रे मीटिंग पॉइंट है। जो इंसिडेंट रे है वो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट पॉइंट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट वही होता है जहां से इंसिडेंट रे या सोर्स पॉइंट जिसको बोलेंगे, वहां से लाइट शुरू हो रही है, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट कर रही है दैट इज योर इमेज। तो यहाँ पे हमें इमेज कहाँ मिल रहा है, फोकस पे मिल रहा है। इसको कैसे निकाल लेते हैं, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f लिखेंगे, और इस फॉर्मूला को मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। u इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ 0, तो यानी 1/v 1/f, तो v बराबर f हो जाएगा। ये इमेज का नेचर कैसा होगा, तो दिस इज नेचर जो होना चाहिए इमेज का वो हो जाएगा, दिस इज पॉइंट साइज होगा। पॉइंट साइज क्या रियल होगा, यस रियल होगा, ये रियल बन रहा है आपको। ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक साइड है तो वो रियल हो जाएगा, तो दिस इज रियल पॉइंट साइज एट फोकस। यही हो गया आपका पहला इमेज फॉर्मेशन। दूसरा इमेज फॉर्मेशन जो होगा इसमें, वो हमें u को मान लेते हैं कि हम लोग c और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। तो u जो है आपका इन्फिनिटी और c के बीच में,
दिस इज व्हाट इन्फिनिटी, इधर से इन्फिनिटी है और इधर सी है, यहाँ पे कहीं है, उस केस में हमें इमेज को कहाँ बनाना हो चाहिए, तो लेट्स से इट इज ये डायग्राम है आपका, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे फोकस है, मान लेते हैं यहाँ पे सी है, और ऑब्जेक्ट क्या ही यहाँ पे हमने रखा है। तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजर जाएगी। लेट्स सपोज दिस इज द फोकस हियर। अब हमें जो लाइट का एक इमेज फॉर्मेशन प्रिंसिपल को यूज करना होगा यहाँ पे, कि लाइट को अगर हम फोकस से गुजारेंगे तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये इधर पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब फोकस से लाइट जाएगा तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये लाइट के रिवर्सिबिलिटी पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, रिफ्लेक्शन फोकस से कर रही है, तो लाइट अगर फोकस से आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बैक साइड में, जिधर ये आ रही है उसी साइड में। दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट रिवर्सिबिलिटी पैटर्न को फॉलो करता है, यानी जिधर से जा रही है और मान लो वो रिफ्लेक्ट कहीं और हो गई, तो उधर से लाइट अगर आएगी तो फिर इसी डायरेक्शन में वो बैक हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि इसी प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया, लाइट को मैंने फोकस से निकाला और पैरेलल टू इसका बना दिया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों मीट कर रहा है यहाँ पे। दिस इज योर इमेज पॉइंट, दिस इज ऑब्जेक्ट हाइट, दिस इज इमेज हाइट। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज को, रेशियो को अगर निकालेंगे तो उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो इसका जो नेचर होगा ये कहाँ पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे है, इमेज जो है वो सी और एफ के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा इमेज जो होना है वो सी और एफ के बीच में बनेगा। इमेज जो होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल होगा, एंड डिमिनिस्ड होगा। डिमिनिस्ड का मतलब जो ये साइज में इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटा होगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिमिनिस्ड। तो ये हो गया आपका नेचर। अब हमें और क्या पूछ सकता है, ये एक दो तीसरा इमेज फॉर्मेशन जब सी पे रखेंगे तब क्या होगा, तो वो इमेज फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही पॉइंट हो गया आपका। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये मान लो आपका सेंटर हो गया, सेंटर यानी कि ये स्फेरिकल सरफेस है, इसमें इसका जो पोल पॉइंट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पार्ट को मान लो हम रिफ्लेक्ट ये कर दिए, कलर्ड कर दिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होगा जिधर से अगर लाइट को पास कराएंगे तो ये क्या होगा, मान लेते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, यहाँ से लाइट को आपने इधर दिया, किस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो ये लाइट सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। अगर ऐसा होगा तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके बीच का एंगल यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। और इस केस में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, दैट वी कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो दैट मीन्स कि यहाँ सी जो लाइन है वही नॉर्मल लाइन है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 हो जाए उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो अगर सी से ही लाइट जाएगी तो वहीं पे वापस हो जाएगी उसी से। तो इस केस में आपका जो है आर भी 0 होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होना चाहिए, डेविएशन का मतलब है कि जिस पाथ होकर के ये जा रही है, इधर से अगर मान लो गई लाइट और इसी पाथ पे अगर ये रिटर्न हो रही है तो इसका मतलब होगा कि इसके दोनों के बीच का एंगल आपको लिखना है। दिस इज हाउ यू कैन थिंक, इधर जा रही है और इधर रिटर्न हो रही है, इधर जा रही है इसी पे रिटर्न हो रही है, तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये केस होगा जब सी से लाइन को पास कराएंगे तो उसी लाइन से वो वापस हो जाएगी। तो आई 0 है, आर 0 है, तो डेल्टा जो होगा ये 180 डिग्री होगा। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंड एक और एंगल यहाँ पे आपको सोचना होगा, जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जब उस पे लाइट हिट करेगी जो नॉर्मल से जा रही है, तो जो सरफेस है और जो ये लाइट है इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90। क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल मेड विद द नॉर्मल लाइन होना चाहिए। कौन सा रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो रे हमने पहले ही बताया था कि मान लो ये आपका सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सो दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। अब ये इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के लाइन में ही हो जाए तो आई 0 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर कि सी से जो लाइन जा रही है वो नॉर्मल लाइन है और वही लाइन आपका जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हिट करेगा। तो यानी कि इस केस में आपका
आई जीरो हो गया, आर जीरो हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन 180 होगा। और जब सी से जो लाइन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हिट करेगी तो सरफेस और इस लाइन के नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस है और ये नॉर्मल लाइन है, इसके बीच का एंगल 90 होता है, ये तो हम जान ही रहे हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पे बताया है 90 डिग्री। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक केयरफुली इन केस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो दिस इज द पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका है ये पोल पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी इस पॉइंट को अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आपका मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उसी को हम बोलेंगे। यानी कि जो आपका स्फेरिकल मिरर बनने जा रहा है उसका जो सेंटर है, दैट व्हाट वी कॉल सेंटर ऑफ कर्वेचर, वन डिफिनीशन। दूसरा ऑल्सो कि अगर हम रे उधर से पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इन दैट कंडीशन इट इज द पॉइंट थ्रू विच एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट पॉइंट थ्रू विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी जीरो इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। वो भी एक डिफिनीशन हो जाएगा। अब इसमें हमने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसा बनेगा। लेट्स सी इट इज, ये पॉइंट पोल पॉइंट है, ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब इससे जो लाइट आएगी यहाँ पे फॉल होगी, इसके बाद लाइट फोकस से क्रॉस कर जाएगी। अब इसमें क्या करना चाहिए? लाइट को फोकस से गुजारना चाहिए। इसके बाद लाइट को फिर से इस डायरेक्शन में हम लोग, जब फोकस से गुजरेगी तो वो किधर जाएगी? तो वो पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस तरह से आपका फाइनल इमेज फॉर्मेशन होगा। दिस इज हाउ वी कैन मेक द इमेज। थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, बट यू कैन थिंक यहाँ से लाइट इधर की तरफ जाएगी और फिर ये आएगी। ये प्रिंसिपल है हम लोग का, ये फोकस से लाइट जा रही है, ये सी है। यानी सी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सी पे ही बन रहा है और सेम साइज का होगा। जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही हाइट ऑफ इमेज होगा। क्या ये रियल बन रहा है? बिल्कुल। तो इसमें नेचर लिखेंगे कि इमेज जो बन रहा है वो रियल हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, एंड सेम साइज हो रहा है सी वाले केस में। अभी तक जो है आपका पहले क्या था? पॉइंट साइज था, उसके बाद डिमिनिश्ड हुआ, उसके बाद सेम साइज हुआ। अब क्या होगा कि सी और एफ के बीच में लाओगे तो इमेज जो है वो इधर चला जाएगा, सी के बियॉन्ड जाएगा, और सी के बियॉन्ड जैसे ही इमेज जाना शुरू होगा अब मैग्निफिकेशन बढ़ने लगेगा। तो दिस इज व्हाट द कनकेव मिरर प्रॉपर्टी, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को क्लोज लाओगे इमेज आपका दूर जाना शुरू होगा। पहले क्या था? फोकस पे इमेज था, फिर फोकस और सी के बीच में इमेज आया, फिर सी पे आया दोनों ऑब्जेक्ट इमेज। अब सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो इमेज सी के बियॉन्ड चला जाएगा और वहां से मैग्निफिकेशन कनकेव मिरर शुरू कर देगा। तो दिस इज सेकेंड पार्ट, जो फोर्थ पार्ट होगा आपका, वो उसमें हमें सीखना है कि ये क्या होगा। लेट्स सी इट इज, यानी ये थर्ड वाला पार्ट था आपका। दिस वाज द थर्ड पार्ट, इमेज फॉर्मेशन। फोर्थ में क्या है कि फोर्थ में हमें सी और एफ के बीच में रखना है। तो दिस इज व्हाट, ये पॉइंट पोल है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट जाएगा, इस तरह से लाइट आएगा फोकस, और इसमें दूसरा पार्ट जो है आपका ये फोकस से गुजार दिए और इस लाइट को इधर लेके चले गए। यहाँ पे इमेज हमें बन रहा है, दिस इज व्हाट फाइनल इमेज। ये पॉइंट आपका सी पॉइंट है, यहाँ पे इमेज हमें बन रहा है। तो दिस इमेज इज नाउ मैग्नीफाइड। इस केस में हम बोलेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्लोजर जा रहा है, किसके मतलब प्रिंसिपल ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर, तो इमेज दूर जा रहा है, हमारा इमेज दूर जा रहा है। तो इमेज दूर जा रहा है तो इमेज का पोल से डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, पहले कम था अब बढ़ रहा है। तो यहाँ से आपका इमेज जो बनेगा उसका नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, और रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। तो इसको यही बोलेंगे, रियल का मतलब हो गया सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर। इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ हो गया, दैट इज व्हाट। एंड मैग्नीफाइड का मतलब इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट का और जो इमेज का साइज है, इन दोनों का साइज में इमेज का साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से। दिस इज व्हाट वी कॉल मैग्नीफाइड। और इमेज फॉर्मेशन पांचवा जो है आपका इसमें, वो क्या है कि जो कनकेव मिरर है इस केस में हमें ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं।
तो दिस इज व्हाट सी और फोकस, फोकस पे जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये फोकस से क्रॉस कर जाएगी, इधर निकल जाएगी, ये इंसिडेंट रे हो गया। अब इसका जो दूसरा रे डायग्राम है उसको हमें कैसे बनाना चाहिए, तो उसको बनाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि लाइट को यहाँ पे लाओगे, ये एक पोल पॉइंट है, और यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल पे ये जाएगा, और ये रे पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो इन्फिनिटी पे पैरेलल रेज मिलते हैं तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बन जाएगा। दूसरा तरीका था इसमें कि आप एक रे सी से निकाल दीजिए और फिर उसी डायरेक्शन में ये वापस हो जाएगा, तो जो रे यहाँ से निकल रहा है और जो सी से निकल रहा है, यहाँ थोड़ा डायग्राम आपको टेढ़ा दिख रहा होगा बट इट विल बी पैरेलल, तो सी से जो लाइन जाएगी और फोकस से जो जाएगी ये पैरेलल होते चले जाएगी, तो ये कहाँ मिलेगी, ये इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो इन दैट केस हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे, इमेज कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पे हो तो इन दैट केस इमेज जो होगा वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, एंड इस केस में हम बोलेंगे कि इट इज़, इसका जो नेचर होना चाहिए वो रियल होगा, इट इज़ इन्वर्टेड होगा एंड वेरी वेरी लार्ज, हम बोल सकते हैं वेरी वेरी लार्ज होगा। यहाँ पे काफ़ी मैग्नीफाइड फॉर्म हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो साइज़ का है उसके रिस्पेक्ट में इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये एक केस है जो कनकेव मिरर को स्पेशल बनाता है कि ऑब्जेक्ट को जो साइज में रखा गया है इमेज इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और वेरी वेरी लार्ज बनेगा, बट इन्फिनिटी पे बनेगा, वो काफ़ी दूर जिसको बोल सकते हैं वो बनेगा। अभी तक कनकेव मिरर रियल इमेज फॉर्मेशन कर रहा था, लेकिन अपने जो इमेज फॉर्मेशन का इसका नेचर है उसको अब ये बदल देगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जैसे ही आप फोकस और पोल के बीच लाएंगे, यहाँ से कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन नेचर रियल वाला था वो अब वर्चुअल हो जाएगा, और यहीं पे कनकेव मिरर अपने स्पेशलिटी को चेंज करता है या स्पेशलिटी को बिल्ड करता है, जहाँ से कनकेव मिरर हमें एक अलग नेचर को दिखाता है। और ये कनकेव नेचर का पिक्युलरिटी है कि उसका एक, जिसको बोल सकते हैं कि उसका जो नॉर्मल टेंडेंसी था उससे वो साफ अलग हो चुका है, और वही हमें जो है यूज़ करने पे मजबूर कर देगा। उसका क्या है वो अलग, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिखा है तो इसको भी डिफाइन हम करते हैं। लास्ट इमेज फॉर्मेशन आप देख लीजिए, जो इमेज फॉर्मेशन कैसा है, ये है कनकेव मिरर का, और यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे जो है सी है। हमने फोकस और इसके बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन, हमारा फोकस से गुजरा रिफ्लेक्टेड के बाद। अब दूसरा इमेज कहाँ से निकालेंगे, तो दूसरा आप सी से निकाल के इसको जो है इसी पॉइंट से गुजारिए, और ये रे जो है जिधर से जाएगा उसी पे वापस आएगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ते जा रहा है इस केस में, लेकिन इसको पीछे की तरफ अगर आप मिलाओगे तो कहीं जाके ये एक जगह मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है, इमेज राइट साइड में बन रहा है, तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज हो गया वो बदल गया है, ये अब वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये जो नेचर है ये वर्चुअल हो रहा है, ये इरेक्ट हो जाएगा एंड ये मैग्नीफाइड होगा। तो इस कारण से कनकेव मिरर जो है यहाँ से जो है आपका कनकेव मिरर जो है थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी का हो गया, वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी इस वाले केस में होगी जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो क्योंकि इसके नेचर रियल होते थे और इरेक्ट के जगह जो है वो आपको इन्वर्टेड होता था, यहाँ पे साफ अलग हो गया, साफ अलग। तो यही प्रॉपर्टी कनकेव मिरर को एक अलग प्रॉपर्टी में ला देता है, और जिसके कारण से क्वेश्चंस जो है वो बच्चे उस चीज़ को नहीं सोच पाते, वो इन जनरल दिमाग में बैठा लेते हैं कि जनरल जो है ये रियल ही इमेज फॉर्म करेगा और जनरल इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन कोई एक्सेप्शन अगर होगा तो वो चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर ध्यान दे करके बनाया जाता है कंपटीशन में, और या नहीं तो बोर्ड लेवल पे भी। तो वहाँ पे हमें उनसे अपने आप को निकाल लेना होगा, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। अब जो आपका यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है वो है प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव मिरर में हमने 6 इमेज फॉर्मेशन देखे, और यही इमेज फॉर्मेशन आपको जो है डायग्राम में पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस
के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मान लो हमारा कर्व सरफेस ये है जहाँ पे हमें मिरर बनानी है। मुझे क्या पता है कि इसका सेंटर एक्स ये है और ये जो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर पॉइंट ये है। रिफ्लेक्टिंग का जो सेंटर पॉइंट होगा इसको पोल बोल देंगे, यानी जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट बोलेंगे, मिड पॉइंट। अब सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर, इन दोनों को आप मिला दीजिए और इधर से एक लाइन को खींच दीजिए। ये जो लाइन होगा दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, स्ट्रेट लाइन किधर से जा रहा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्ट्रेट लाइन पास करेगा उसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कहाँ पे होगा? तो ये आप देखिए, प्रिंसिपल फोकस एक इंडिविजुअल पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पोल पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। अब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है। अब लाइट आई, लाइट आने के बाद एक पॉइंट से क्रॉस कर गई, ये पॉइंट से मान लेते, फिर दूसरी लाइट आई और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट से क्रॉस कर गई, ये पॉइंट हम देख रहे हैं। फिर तीसरी लाइट आई और ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से क्रॉस कर गई। तो ये पॉइंट जिधर से ये क्रॉस हो रहा है दिस इज व्हाट वी कॉल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अब ये डिस्टेंस जो होगा पोल से इसके बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोल देंगे दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब ये हुआ कि द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड द फोकस, पोल एंड द फोकस, दैट इज व्हाट वी कॉल फोकल लेंथ। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। पोल और सेंटर के बीच का जो सेपरेशन होगा इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी ये जो सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस है, या ये जो स्फेरिकल सरफेस है हमारा उसका जो रेडियस होगा दैट इज व्हाट वी कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड वो कहाँ से कहाँ मेन होना चाहिए? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए मैंने बोला आपको कि ये आपका जो है पोल पॉइंट हो गया और ये मान लेते हैं फोकस है और ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकल लेंथ जो होगा ये डिस्टेंस है किसके बीच का? पोल और फोकस के बीच का, इसको फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यही चीज होगा। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला क्या है? तो मिरर फॉर्मूला में पहले हम लोग देख लेते हैं। ये कनकेव मिरर की बात हम कर रहे हैं, ये हमारा मिरर है, ये पोल पॉइंट हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पोल से कितने डिस्टेंस पे होगा ये और हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ पे ऑब्जेक्ट है? यानी जो भी डिस्टेंस को तुम मेजर करोगे उसमें पोल आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। पोल क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। पोल के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को जहां पे देखेंगे वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से डिनोट करेंगे। एंड लेट्स सपोज कि हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, कहीं यहाँ बन रहा है, तो पोल से हमारा इमेज का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस हो गया इमेज डिस्टेंस। और ये इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। और पोल से जहां हमारा इमेज बन रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट था, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज हाइट ऑफ इमेज। तो ये डिस्टेंस को हम v बोलेंगे, ये u बोलेंगे, और पोल से फोकस के बीच के लेंथ को फोकल लेंथ बोलेंगे, इसको f से डिनोट करेंगे। एंड द रिलेशन बिटवीन u, v एंड f इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। क्या रिलेशन है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और ये रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो हमें यूज करनी है। इस रिलेशन में एक और रिलेशन आपको याद रखनी चाहिए कि हमें फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर जो है यहाँ पे, इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, r। तो फोकस जो होता है ये स्पेशल केस है कि r/2 होता है, नॉट ऑलवेज। दिस इज सिंगल स्पेशल केस आई एम सेइंग कि इन जनरल जो हमारे सिलेबस में, क्लास 10th के सिलेबस में जनरल रूल हमें पढ़ने हैं उसमें ये है। अदरवाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिलेट करता है, इसको डिटेल में आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। अभी हम लोग इन जनरल और स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि ये एक स्पेशल केस है जब फोकस r/2 को डिनोट करेगा।
तीसरा रिलेशन जो इस रिलेशन में हमें पढ़ने हैं, दिमाग में रखने हैं कि मिरर में हमें मैग्निफिकेशन पूछा जाता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन जब हमें पूछा जाएगा, इसको m से डिनोट करते हैं। दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट जो है उसका रेशियो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट के रेशियो को हम बोल देंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इट इज जस्ट रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज, यानी ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज को जब कंपेयर करोगे आप, उसके रेशियो को निकालोगे, वही आपको मैग्निफिकेशन बताएगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं हमारा 10 सेंटीमीटर का है और इमेज 30 सेंटीमीटर का बन गया, तो इसको 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन बोलेंगे, यानी कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ा हो गया। अगर वही 3 गुना छोटा हो जाएगा तो उसको डिमिनिश्ड बोलेंगे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, मैग्निफिकेशन हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। एंड इसको अगर हम u और v से रिलेट करते हैं तो ये माइनस ऑफ v बाय u होगा, यानी कि इमेज का जो डिस्टेंस होना चाहिए पोल से और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होना चाहिए, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को यूज करके फाइनली डिराइव किया जाता है। यहाँ माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन का मतलब ये है कि जो मैग्निफिकेशन आपका होगा ये हो सकता है पॉजिटिव हो जाए या हो सकता है नेगेटिव हो जाए, यही दो की कहानी होगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव दो में से कुछ होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसको हम लोग वर्चुअल मैग्निफिकेशन बोलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मैग्निफिकेशन? वर्चुअल मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा, और अगर निगेटिव मैग्निफिकेशन है इसका मतलब है कि ये रियल मैग्निफिकेशन होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा इमेज जो बनेगा वो रियल इमेज बनेगा। यानी हम मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव के बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमारा इमेज वर्चुअल होगा या रियल होगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा, निगेटिव होगा तो रियल होगा। यही कहानी है मैग्निफिकेशन की। और मैग्निफिकेशन को अगर हमें लेमैन की भाषा में समझना हो तो हम ये ही समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, हमारा इमेज का साइज क्या है, और इन दोनों का रेशियो जो आएगा उसी को मैग्निफिकेशन बोलेंगे, और उसमें वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो है ये आपका लाइट उस समय करेगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, लाइट जिस मीडियम में जा रही थी उसी मीडियम में वापस आ जा रही थी, सरफेस से इनकाउंटर्ड होने के बाद उसी मीडियम में वापस आ रही है। लेकिन एक ऐसा केस होगा कि लाइट जब एक सरफेस से एक मीडियम से जा रही है और दूसरे मीडियम में पहुंच जा रही है। मीडियम का मतलब क्या समझे, जैसे एक मीडियम समझो कि एयर मीडियम है, दूसरा मीडियम ग्लास मीडियम ले लो, तीसरा मीडियम वाटर ले लो, कुछ भी ऐसा मीडियम जिससे होकर लाइट जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ओपेक मीडियम नहीं, ट्रांसपेरेंट जैसा लाइट जा सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मान लेते हैं कि ये तब होगा जब इफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम to another medium, one medium to another medium, then the refraction of light takes place। यानी कि रिफ्रैक्शन जो होगा वो कब होगा, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, उस केस में रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन तो मुझे समझ में आ गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब होगा। इसका लॉ क्या है और इसमें होता क्या क्या है, तो इसका पहले आप समझिए डायग्राम। डायग्राम क्या है, ये मीडियम आपका 1 है और ये मीडियम 2 है। अब लाइट जो है हमारा ये नॉर्मल सरफेस है। अब लाइट जो है यहाँ पे हिट किया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। एंड यहाँ पे आने के बाद अब लाइट जो है इस मीडियम में नहीं जाएगी, इस मीडियम में आएगी, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आएगी। तो क्या लाइट जिस लाइन से आ रही थी उसी लाइन में चली जाएगी? हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि मीडियम बदल रहा है। उसका जो स्पीड होगा इस मीडियम में, क्या इस मीडियम में वही स्पीड रह जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा?
सॉरी, अगर लाइट इस मीडियम में जो स्पीड को गेन किए हुए था, मीडियम को बदलोगे, स्पीड बदल जाएगा। स्पीड बदलने के पीछे का वजह क्या है? वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ भी बदल रहा होगा? लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यानी वेवलेंथ के लिए हम लोग एक ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं, जिसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो इस तरह का वेव स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। तो इस तरह का जो वेव है इसको ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब है जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है और जो वेव प्रोपेगेट हो रहा है, इन दोनों में परपेंडिकुलर का रिलेशन है। ये वेव इधर की तरफ जा रहा है और जो वाइब्रेशन हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, दिस डायरेक्शन, और वेलोसिटी इधर की तरफ है वेव का, और वाइब्रेशन इधर है। तो जिधर वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, तो इसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है? बिल्कुल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने भी होंगे सारे के सारे ट्रांसवर्स होंगे। लेकिन क्या सारे ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे? नहीं। जो वेव्स ऑन स्ट्रिंग होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर नहीं होता है। लेकिन यहां पे हम लोग जो बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान लिया और ये ट्रांसवर्स भी होगा, उसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चा वेवलेंथ सोचेगा, तो वेवलेंथ के लिए ये पार्ट जो आप देख रहे हैं और ये पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट के बीच का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस जो है उसको वेवलेंथ बोल देंगे। या ट्रफ, ये है, ये ट्रफ है, इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा ये वेवलेंथ होगा। यानी क्रेस्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, इसके बीच का कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच के सेपरेशन को, यानी तो इसको ट्रफ बोलेंगे, और यहां पे कंसेक्यूटिव ट्रफ जो होगा इसके बीच के सेपरेशन को वेवलेंथ बोलेंगे। एक बच्चा सोच सकता है सर वेव यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे जा रहा है, एक कंप्लीट वेव जो हो रहा है, क्या हम इसको वेवलेंथ बोल सकते हैं? यस, वन टाइम पीरियड में जो वो डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो वेवलेंथ हो सकता है। वन टाइम पीरियड का मतलब एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगे, दैट वी कॉल वन टाइम पीरियड। तो उस वन टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है उसी को हम लोग वेवलेंथ बोल देंगे। तो यहां पे जो लाइट इधर से इधर आ रही है उसमें वेवलेंथ है क्या? बिल्कुल है। लाइट में क्या क्या चीजें होंगी जो उसके वेव फैक्टर के कारण से है? एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेवलेंथ हो जाएगा, ये सब इसका वेव फैक्टर है। एक एम्पलीट्यूड होगा, अभी हम लोग एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। एक लाइट में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड भी होगा, वेव फैक्टर है। अब इसके बाद इसमें आगे जाके हम देखेंगे इंटेंसिटी भी होगा। इंटेंसिटी, तो बहुत सारा फैक्टर है जो हमें पढ़ने हैं, बट अभी जो हमें रिफ्रैक्शन में जरूरी है वो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है और स्पीड है, हम इसकी ही बात कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो हमारा जो लाइट आ रहा है ये मीडियम वन में, इसके पास फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा 1 है, और स्पीड मान लेते हैं इसका जो स्पीड है वो v1 है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। जब लाइट इस मीडियम में आएगी, मान लिया कि इस मीडियम के रिस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम है, मतलब ये वाटर है मान लिया है, और ये ग्लास है, वाटर से ग्लास में आ रहा है लाइट, तो मीडियम तो बदल गया, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो लाइट जो इधर आएगी तो इस रे जिस लाइन में आ रही है उसमें नहीं जाकर के ये बेंड हो जाएगी इधर, और ये रे जो एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका डेविएशन हो गया। यानी कि इधर जाने चाहिए थे बट लाइट इधर चला गया, तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंड दिस इज आई माइनस ऑफ आर। क्योंकि यहाँ आई बड़ा है, आर छोटा है। क्यों छोटा हुआ? क्योंकि जब आप लाइट को वाटर से ग्लास में ले जा रहे हैं तो ये रेयरर है, ये डेंसर मीडियम हो गया, तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो उसका स्पीड जो है वो घट जाएगा। और स्पीड घटने का रीजन क्या है? जो हम लोग वेव के रिलेशन को देखते हैं, जो स्पीड जो होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा बोलते हैं इसको। v है स्पीड, f है फ्रीक्वेंसी और लेमडा है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स मतलब जहां से लाइट स्टार्ट हुआ, तो अगर मीडियम को बदलोगे तो क्या सोर्स बदल रहे हो? नहीं, लाइट तो वही आ रही है, उसका सोर्स कहीं से शुरू हुआ है तो सोर्स बदल नहीं रहा है, तो लाइट का मीडियम बदल रहा है। तो सोर्स अगर नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, तो यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा रिफ्रैक्शन के केस में। लेकिन वेवलेंथ और स्पीड फैक्टर जो है बदल रहा है, क्योंकि जब मीडियम बदल रहा है तो स्पीड जो है चेंज हो जा रहा है, और इसके कारण से आपका स्पीड अगर घटेगा तो वेवलेंथ भी घट जाएगा, स्पीड बढ़ेगा तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा। और इसके कारण से
जो हमारा यहाँ पे जो एंगल हो रहा है, ये लाइट इधर की तरफ चला गया, और ये हम कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग साइन रूल बोलते हैं, या जो रिफ्रैक्शन का रूल है स्नेल्स लॉ, उसके बेसिस पे ये डिफाइंड होता है कि आर छोटा होगा। क्यों छोटा होगा उसका डेफिनेशन है। अभी हम लोग बस इतना जानना चाह रहे थे कि रिफ्रैक्शन क्या है। तो रिफ्रैक्शन के लिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर। तो अगर डिपेंड करेगा लाइट कहां से आ रही है, अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल के तरफ हो जाएगा, अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो यही नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यानी स्पीड उस केस में सेकेंड मीडियम में ज्यादा हो जाएगा। ये चीज समझना था आपको। तो रिफ्रैक्शन कुल मिला के हमें समझ में आ गया रिफ्रैक्शन में क्या सब चेंज होगा। इस मीडियम में जब आएगा तो फिर इस मीडियम में लाइट का फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज कर चुका है, और यहाँ पे वेवलेंथ जो है घट रहा है, और स्पीड भी जो होगा यहाँ पे v2 होगा वो भी घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा, क्योंकि ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसमें जो है स्पीड डेंसर में कम होगा। डेंसर में स्पीड कम होगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, यानी कि जिधर उसको जानी चाहिए थी उससे नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो गए हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन का लॉ है पहला कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये एक प्लेन में होंगे। ऑल लाई इन अ प्लेन, ये एक प्लेन में होंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ क्या है, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, दिस इज नॉर्मल लाइन, दिस इज वन मीडियम आई, और ये दूसरा मीडियम है जिसमें लाइट बेंड हुआ है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम 1 एंड गोइंग टू मीडियम 2। तो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ, इट इज साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। μ2 बाय μ1 का मतलब क्या हो गया, μ2 बाय μ1 को हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का है, इसको साइन आई बाय साइन आर बोलेंगे, और यहां से आपको ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। तो इसको ये जो है आपको अगर यूज करना हो, μ1 का मतलब है फर्स्ट मीडियम, आई का मतलब है फर्स्ट मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसका साइन, तो म्यू साइन जो होगा ये कांस्टेंट होगा, एंड दिस इज व्हाट द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आप यूज कर सकते हैं। क्या ये हम दो ही मीडियम के लिए यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप मीडियम को बदलते बदलते 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और ऐसे कितने भी मीडियम ले जाओ, पहले मीडियम और लास्ट वाले मीडियम में भी ये लॉ लगेगा, पहले मीडियम और तीसरे मीडियम में भी ये लॉ लगेगा। लेकिन अंतर क्या होगा, उस समय जो नॉर्मल से एंगल बन रहा होगा और उस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा, उस दोनों का साइन मल्टीपल कांस्टेंट होगा, और ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं, कितना ही मीडियम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई मीन टू से इज, ये हमारा मीडियम 1 है मान लेते हैं, इसमें μ1 दे दिया है, और इसमें जो एंगल हमारा है यहाँ पे वो मान लीजिए θ1 दे दिया, फिर दूसरा मीडियम होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे करके लाइट रिफ्रैक्ट करके चौथा में आ रहा है, और इसका हमें μ4 दे दिया, और θ1 यहाँ पे दिया था और θ4 यहाँ दिया है। इन दोनों में अगर रिलेट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं μ1 साइन ऑफ एंगल θ1 इज इक्वल टू μ4 साइन ऑफ एंगल θ4। यानी आपने डायरेक्ट यहाँ में और यहाँ में ये θ1 जो होगा ये नॉर्मल से जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है उसका एंगल है, यानी ये θ1 इस वाले मीडियम में नॉर्मल से एंगल बन रहा है, और इस वाले मीडियम में ये θ4 नॉर्मल से एंगल बन रहा है रिफ्रैक्टेड रे का। तो ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी लेयर्स में लगा सकते हैं। दिस इज व्हाट द स्नेल्स लॉ इज सेइंग। ये सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, और इससे कई एडवांस लेवल के क्वेश्चन हर साल जे एडवांस क्वेश्चन बिल्ड करता है स्नेल्स लॉ से, और बच्चे को फंसा देता है। लेकिन जो बच्चे धुरंधर टाइप के होते हैं, जो फोकस्ड होते हैं, कंसेप्ट लर्निंग करते हैं, उनको कहाँ से वो छका पाएगा, उनको कहाँ से वो कर पाएगा वो चीज़। वो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, उन बच्चों का जो बच्चे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये टारगेट रहेगा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
बाय स्फेरिकल लेंस को करना है, फिर इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस करना है। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, एंड जो मैग्निफिकेशन आपका है, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। तो ये 5 टॉपिक और है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में बनेगा, ठीक है। सो इसको आप, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझने में इश्यूज आया हो या समझ में नहीं आया हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन हैव द लास्ट स्लाइड, आई थिंक सो। तो यही है, एक बार आप फिर से शुरुआत से देख लीजिए। यस, ओके, सो दिस इज द लास्ट पेज। थैंक यू।